Hello students, welcome back with another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So today we are going to talk about the post-pollination events and the fertilization in angiosperms. So let's get started. Hello students, previous lecture में हमने बात की थी pollination की. पॉलिनेशन में हम लोगों ने पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप्स को समझा था. सेल्फ पॉलिनेशन एंड देन क्रॉस पॉलिनेशन. आफ्टर द सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोगों ने क्या जाना था कि जो पॉलन ग्रेन था, दिस इज द पॉलन ग्रेन. ब्लैक से जो डिनोट किया है ये पॉलन ग्रेन है. ये पॉलन ग्रेन जाके लैंड हुआ था स्टिग्मा सरफेस पर. ब्लू से जो बन रहा है दिस इज स्टिग्मा सरफेस, देन इट इज स्टाइल एंड देन ओवरी. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मेटिक सरफेस इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन तक का सारा इवेंट क्लियर हो गया था. अगर आपने नहीं देखा है देन यू मस्ट गो एंड नो अबाउट द पॉलिनेशन इन द लास्ट लेक्चर्स सो दैट ये लेक्चर आपको समझ में आ सके. आफ्टर पॉलिनेशन आज हम बात करेंगे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स की. So what is post pollination event? Post means after and pollination means the event in which the pollen grains transfer to the stigma surface. तो वो सारे के सारे events जो pollination के बाद में होने हैं, these are called the post pollination events. पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट सिंपली क्या होता है, पॉलिनेशन हो चुका है. पॉलिनेशन कोई इंश्योरिटी तो देता नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन लैंड हुआ है बाय एनी मीन. जैसे क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोगों ने इतने सारी पॉलन ग्रेन को लैंड कराने वाली एजेंसी के बारे में सुना था. विंड के थ्रू पॉलिनेशन हुआ था, किसी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हुआ था, एंड्स के थ्रू पॉलिनेशन हुआ था. तो इन सारी की सारी एजेंसीज का केवल वर्क था पॉलन को ट्रांसफ़र करके आना. अब जो पॉलन ट्रांसफ़र हुआ है वो स्टिग्मा सरफेस पर कंपैटिबल है या नहीं है, मतलब उस स्टिग्मा सरफेस पर वो जर्मिनेट होगा या नहीं होगा, इसकी इंश्योरिटी जिस इवेंट में होती है इट इज़ कॉल्ड पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट. सपोज दैट कोई एक टाइप का पॉलन, ये जो ग्रीन कलर का है ये बना है, जो लैंड होके आया है इस स्टिग्मा सरफेस पर. कोई एक पॉलन ये आया है इस स्टिग्मा सरफेस पर लैंड होकर, और कोई एक पॉलन ये ब्लैक कलर का. ये तीनों अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग ब्रीड्स के पॉलन्स हैं. अब ये तीनों ही जर्मिनेट नहीं हो सकते क्योंकि कभी भी आपने हिबिस्कस के पॉलन को जर्मिनेट करते हुए नहीं देखा होगा रोज़ के स्टिग्मा पर. आई मीन टू से कि कभी भी आपने कोई ऐसा हाइब्रिड फ्लावर नहीं देखा होगा कि फ्लावर है वो क्यूकम्बर का और उसमें से फ्रूट आए मैंगो का. तो ऐसा कभी नहीं होता है. तो अब ये जो 3 पॉलन ग्रेन्स इस पे लैंड हुए हैं, ये इनमें से 2 पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा सरफेस पर जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं. इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी. और उसके बाद ये वाला जो ब्लैक वाला पॉलन ग्रेन है केवल यही जर्मिनेट होगा. ये सारा का सारा आपके एनसीईआरटी में एक बहुत क्लियर लाइन लिखी हुई है कि ये जो पॉलन पिस्टल के बीच में इंटरेक्शन होता है ये केमिकल इंटरेक्शन होता है. केमिकल इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. तो अब ये जब पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाता है, पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर जो पॉलन है वो कंपैटिबल है इस स्टिग्मा सरफेस पर जर्मिनेट करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए. तो अब उसके बाद नेक्स्ट इवेंट होता है विच इज़ कॉल्ड
pollen grain germination. So post pollination event में सबसे पहला इवेंट था pollen pistil interaction. पॉलन पिस्टिल इंटरेक्ट कर चुके हैं, पता चल चुका है कि कौन सा पॉलन कंपैटिबल है, कंपैटिबिलिटी को चेक किया जा चुका है. इसमें नेक्स्ट इवेंट होगा पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन. पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन को डिटेल में स्टडी करने से पहले थोड़ा सा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और पॉलन ग्रेन के लिए हम लोगों ने जो 2 सेल और 3 सेल स्टेज उसके लिबरेशन के टाइम के लिए पढ़ी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के टाइम पे, तो उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. ये आउटर सरफेस है विच इज कॉल्ड एक्साइन. एक्स का मतलब है एक्सटर्नल, ग्रीन से जो डिनोटेड है इट इज इंटाइन, इन का मतलब होता है इंटरनल. यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर जगह है जहाँ एक्साइन इंटाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, दिस इज जर्म पोर. अब इस जर्म पोर के अंदर आपने 2 कंडीशंस देखी थी, कुछ में एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल थी. जेनरेटिव सेल और इन्हीं 2 सेल स्टेज में ये पॉलन लिबरेट होके इसका पॉलिनेशन हो गया था. और कुछ पॉलन्स के साथ में क्या था, ये जो जेनरेटिव सेल है इसमें भी फर्दर माइटोसिस डिवीज़न हुआ था एंड फाइनली यहाँ पर जेनरेटिव सेल से 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो गया था. सो इट इज़ कॉल्ड 3 सेल्ड स्टेज और तब पॉलिनेशन हुआ था. तो दोनों ही कंडीशन में पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के टाइम पर सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट रहती है. अगर 2 सेल स्टेज में कोई पॉलन का पॉलिनेशन हुआ है तब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा सरफेस पर 3 सेल स्टेज तक आएगा, और अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में ही हुआ है तो डायरेक्टली पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा. पॉलन ग्रेन क्या करता है, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा सरफेस पर होता है तो स्टिग्मा सरफेस से ही मॉइस्चर और न्यूट्रिशन को लेता है. ये पॉलन ग्रेन है, इसी सरफेस से ये न्यूट्रिशन और मॉइस्चर को लेगा. कोई किसी सरफेस पर रह रहा है, उसी से अपना फीडिंग मटेरियल ले रहा है, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, पैरासिटिक. याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एक पॉलन ग्रेन है वो किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कैसे एक पॉलन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला बोल सकते हैं. तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है वो इसी से न्यूट्रिशन लेकर एक लाइटिक एंजाइम का सेक्रीशन करेगा. लाइटिक एंजाइम हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि ये एंजाइम लाइसिस करेगा. लाइसिस का मतलब है किसी चीज़ का ब्रेकडाउन करना. तो ये जो स्टिग्मा टिश्यूज़ हैं, स्टिग्मा टिश्यूज़ से जब पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ पर ओव्यूल होगा प्लेसेंटा से लगा हुआ, ये प्लेसेंटा है, ये सपोज दैट ओव्यूल है, माइक्रोपाइलर एंड, कलेजल एंड, और ये अंदर है एम्ब्रायोसेक. 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज. सो ये जो पॉलन ट्यूब है जो यहाँ से बनेगी, सबसे पहले ये जर्म ट्यूब के फॉर्म में फॉर्म होगी और फिर इसको पूरा अंदर तक आना है तो इसके टिश्यूज़ को लाइसिस करती हुई अंदर आएगी और उसके लिए लाइटिक एंजाइम वर्क करेंगे. लाइटिक एंजाइम के वर्क करने के बाद अब ये पॉलन ट्यूब है अंदर की तरफ जब बढ़ेगी तो ये करेगी कीमोट्रोपिक मूवमेंट शो. ये मूवमेंट कौन सा होगा पॉलन ट्यूब का, इट इज़ कॉल्ड कीमोट्रोपिक.
कीमोट्रॉपिक का मतलब है केमिकल्स को सेंस करते हुए जब कोई भी मूवमेंट होता है, देन इट इज़ कॉल्ड कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पर कौन से केमिकल को सेंस करते हुए होता है, उस केमिकल का नाम भी जान लीजिए। कैल्शियम, बोरॉन, आयनोसिटॉल, शुगर कॉम्प्लेक्स। इस पर्टिकुलर केमिकल की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेंस करती हुई पॉलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ती है। जो जर्म ट्यूब थी छोटी सी स्टार्टिंग में बनी थी, जिसने लाइटिक एंजाइम्स को सेक्रेट करके स्टिग्मा टिश्यूज़ को लाइसिस की थी, अब ये अंदर आएगी स्टाइल तक। जैसे ही जर्म ट्यूब और पॉलन ट्यूब स्टाइल तक आती है, स्टाइल की सेल्स के बीच से ये मूवमेंट शो करती है, इंटरसेल्यूलर मूवमेंट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। इंटरसेल्युलर मूवमेंट। सो पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन हुआ, कंपैटिबल है पॉलन ग्रेन या नहीं उस पिस्टल पर जर्मिनेट होने के लिए। पॉलन पिस्टल के बीच में कुछ केमिकल्स के थ्रू इंटरेक्शंस हुए। अगर पॉलन कंपैटिबल है तो नेक्स्ट स्टेज आई पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ। जर्मिनेशन की प्रोसेस में सबसे पहले जर्मिनेट होता है जर्म पोर से, और इसको कंट्रोल करता है जर्म पोर से जर्मिनेशन को वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। जर्म पोर से इंटाइन की एक ट्यूब निकली विच इज कॉल्ड जर्म ट्यूब। जर्म ट्यूब ने सेक्रीट किया लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम को सेक्रीट करने के बाद इसने डाइजेस्ट किए स्टिग्मा टिश्यूज़ को, और स्टिग्मा टिश्यूज़ के बाद ये थोड़ी सी और बड़ी हो गई विच इज़ कॉल्ड पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल से इंटरसेल्यूलर मूवमेंट करते हुए ओवरी तक पहुंची। नाउ ओवरी तक पहुंचने के बाद अब टारगेटेड प्लेस है इस पॉलन ट्यूब का हमारा ओव्यूल, और ओव्यूल में भी जो अंदर एम्ब्रायोसिक में oocyte है, उस oocyte तक पहुंचना है मेल गैमीट्स को। सो द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर द pollen grain germination is entry of pollen tube. एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब का मतलब है हमारे एम्ब्रायोसेक में जो पर्टिकुलर oocyte या फीमेल गैमीट रखा हुआ है, दो सिनर्जिड्स के बीच में। एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लो। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज कलेजल एंड। कलेजल एंड की तरफ होती हैं 3 सेल्स दैट आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती हैं 2 सेल्स विच आर कॉल्ड सिनर्जिड्स। इन दोनों के साथ में एक और सेल होती है विच इज़ कॉल्ड oocyte, और इन तीनों को कंबाइनली हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। सेंटर में 2 न्यूक्लियस होते हैं विच आर पोलर न्यूक्लियाई, जो दोनों एक एक पोल से, कलेजल पोल और माइक्रोपाइलर पोल से आए थे न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट के टाइम पर, और इनको सराउंड करते हुए एक सेंट्रल सेल। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसेक। और ये जो एम्ब्रायोसेक है इसको हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये पर्टिकुलर टर्म इसके लिए याद रखना। सो अब हमें पर्टिकुलरली अपनी पॉलन ट्यूब को यहाँ तक पहुँचाना है।
द पॉलन ट्यूब हैव टू बी रीच्ड टू द oocyte। तो अब oocyte तक पहुंचने के बहुत सारे जोन्स हैं, कहीं से भी एम्ब्रायो सेक में एंटर कर सकती है। तो अब हम वो सारे मोड्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बहुत कॉमन मोड जो हम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है वो माइक्रोपाइलर एंड से होती है, एंड माइक्रोपाइलर एंड से उस एंट्री को हम बोलते हैं प्रोगैमी। प्रोगैमी सिंपली सेंस कि पॉलन ट्यूब एंट्री कहाँ से करेगी? फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। नेक्स्ट वन इज मीजोगैमी। मीजो का मतलब होता है बीच में या मिड में। तो दो एंड्स थे, ऊपर की तरफ कलेजल एंड, नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड, और उन दोनों एंड्स के बीच में थे एक साइड इंटेग्यूमेंट्स या फिर फ्यूनिकल। तो अगर पॉलन ट्यूब एम्ब्रायो सेक में एंट्री करती है इंटेग्यूमेंट्स या फ्यूनिकल के थ्रू, देन इट इज कॉल्ड मीजोगैमी। एंड द लास्ट चांस में भी कि पॉलन ट्यूब एंट्री कर जाए कलेजल एंड से, सो इट इज कॉल्ड कलेजोगैमी। तो 3 मोड हो सकते हैं। सबसे पहला प्रोगैमी मतलब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करे, मीजोगैमी मतलब इंटेग्यूमेंट्स या फ्यूनिकल से एंट्री करे, और कलेजोगैमी मतलब कैलेजल पोल से एंट्री कर सकती है। बाय फिगर्स देख लेते हैं। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, प्लेसेंटा, इंटेग्यूमेंट्स, बायोटेगमिक ओव्यूल का फिगर बन रहा है, डबल इंटेग्यूमेंट्स हैं क्योंकि दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, embryo sac, it is callosal end, so I denote this callosal end to the C and micropilar end with M. So suppose that the red color is of pollen tube, so pollen tube can enter from the callosal end, which is called callosogamy. It can enter from funicle or from the integuments. It is called mesogamy. And after, the most common way of the entry of pollen tube, which is progamy, means from the micropilar end. Done. So pre-fertilization events or post-pollination events done. Now we will talk about कि जो pollen tube entry कर गई है, अब ये fertilization कैसे करेगी. So let's talk about the fertilization process. Fertilization एंजियोस्पर्म्स का बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है विच इज डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ होती है विच इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन. सो डबल का मीन्स होता है 2 times एंड ट्रिपल मीन्स 3 times. तो भाई ये चक्कर क्या है 2 टाइम और 3 टाइम का. चलो डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले पूरा एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर हम इनमें स्टडी करेंगे. हम लोगों ने एम्ब्रायो सेक के स्ट्रक्चर में देखा था
ये है एम्ब्रायो सैक। यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और इन दोनों में ही क्रोमोसोम के नंबर की अगर हम बात करें तो n+n था, मीन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे दोनों, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। नीचे की तरफ था सिनर्जिड माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, और इसमें ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर कॉल्ड द पिलीफॉर्म apparatus। बीच में थी एक oocyte, इन दोनों के बीच में ये तीनों ही सेल्स, ये सारी की सारी सेल्स हैप्लॉइड ही थी। ऊपर की तरफ थी 3 हैप्लॉइड एंटीपोडल सेल्स, ये है कलेजल एंड और ये है माइक्रोपाइलर एंड। सो अब जो पॉलन ट्यूब एंटर करती है, प्रोगैमी सबसे कॉमन केस को हम देख लेते हैं। पॉलन ट्यूब के, दिस इज पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट जो हैं वो टिप पर आ जाते हैं। तो पॉलन ट्यूब जब इसमें एंटर की तो किसी एक सिनर्जिड के अंदर एंटर कर जाती है। पॉलन ट्यूब के सिनर्जिड में एंटर करते ही पॉलन ट्यूब के टिप वाले पार्ट की लाइसिस हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, और दोनों के दोनों मेल गैमीट जो हैं वो लिबरेट हो जाते हैं पॉलन ट्यूब के अंदर ही। सो अब ये जो दोनों पॉलन ट्यूब के अंदर थे, ये दोनों पहुंच गए सिनर्जिड के अंदर। 2 एक्स्ट्रा न्यूक्लियस की वजह से और पॉलन ट्यूब की एंट्री की वजह से ये सिनर्जिड फट जाती है। सो सिनर्जिड रप्चर हो गई। सिनर्जिड के रप्चर होते ही सेकेंड सिनर्जिड, अब उसका कोई काम नहीं है, वो सिनर्जिड भी रप्चर हो जाती है और एंटीपोडल सेल्स का भी हो जाता है डीजेनरेशन। तो यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स और तीनों एंटीपोडल सेल्स, सारी की सारी चीज़ें हो गई डीजेनरेट। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? एक हैप्लॉइड मीन्स n, oocyte एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। और इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई में से हर एक कैसा है? हैप्लॉइड। सो n+n कंडीशन है। इसके अलावा इस एम्ब्रायो सेक में नया क्या एंटर हुआ है? ये दोनों मेल गैमेट्स। सो हमारे पास एक और नई चीज़ जुड़ गई है विच इज 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स। सो सबसे फर्स्टली एक मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है एक हैप्लॉइड oocyte के साथ में। सो मेल गैमीट, हम लोग इसको फर्स्ट मेल गैमीट से डिनोट कर ले रहे हैं ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। फर्स्ट मेल गैमीट प्लस हैप्लॉइड oocyte। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनगैमी। And after this syngamy, it will form zygote। n+n फ्यूज होके zygote कैसा बनाएंगे? 2n। क्लियर? Now we have 2 polar nuclei and 1 left over male gamete। तो अब ये तीनों फ्यूज कर जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म
ये दोनों चीज़ें मिलके बनाती हैं एक 3n, क्योंकि ये n था और ये n+n थे, तो n मीन्स 3n ने मिलके बनाए एक 3n स्ट्रक्चर, मीन्स ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड दिस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड PEN। PEN का फुल फॉर्म होता है, पेन का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, PEN। सो फर्टिलाइजेशन तक डन। आज की पूरी प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो हमारा पॉलन ग्रेन था वो स्टिग्मा सरफेस तक आ चुका था, उसकी कंपैटिबिलिटी का टेस्ट हुआ। कंपैटिबिलिटी का टेस्ट होने के बाद उसने जर्मिनेशन स्टार्ट किया। जर्मिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन से जर्मिनेटेड जो ट्यूब थी विच इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब एंटर हुई और एंट्री के बाद उस पॉलन ट्यूब ने फर्टिलाइजेशन किया। तो फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने एक कॉमन सी चीज़ देखी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ। कौन कौन सा? सबसे पहली बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो हुआ सिनगैमी, जो कि oocyte और मेल गैमीट के बीच में हुआ। और दूसरी बार जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो था ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों था? आई विल टेल यू अबाउट दैट। तो ट्रिपल फ्यूजन का उसका रीज़न क्या था? n+n ज़्यादा बेटर रहेगा। n+n पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ किए थे और प्लस इसमें फ्यूज़ किया था मेल गैमीट। So it is called triple fusion because of 3 haploid nuclei fuse in it and form a pen, and here zygote. So it is called double fertilization. Syngamy and triple fusion makes it double fertilization. I hope आज का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। Stay healthy, stay safe.